हाल है एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज मैं आपको EMRS TGT मैथ 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा मैथ का सेक्शन रहेगा। आपको पता है मेरे चैनल पर सिर्फ मैथ ही पढ़ाया जाता है, तो जो आपका 2023 में मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने कोई भी मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता है मुझे चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बताने की आदत है, और वो इस टाइम आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि आपको पता है अब EMRS की वैकेंसियां आ गई हैं। अगर मैं पेपर की बात करता हूँ, 2 टायर में लिया जाएगा। टायर 1 में आपका जो बाकी सारे जितने भी टॉपिक थे आपके मैथ को छोड़कर वो सारे हैं एज इट इज। और मैथ का आपका अलग से पेपर होगा जिसमें आपके 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे और 40 क्वेश्चन MCQs के आएंगे। इट मीन्स आपको यहाँ पर डिटेल से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएगा और कौन सा MCQ आएगा। लेकिन मेरा हमेशा हमेशा से पढ़ाने का तरीका यही रहा है कि मैं आपको हमेशा कंसेप्ट सिखाऊं, कोई हवा में बातें ना करूं, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स ये कोई SSC रेलवे के एग्जाम नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डिटेल मेथड ही पता होना चाहिए। हाँ, उसको शॉर्ट तरीके से करना आना चाहिए, वो सारी चीजें मैं सिखाता हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन का ऐसा नहीं होता कि कोई सर पैर नहीं होता, मैंने कुछ ही लगा दिया उसमें, ऐसा नहीं। मैं उसका बिल्कुल बेसिक बताऊंगा आपको जो आपके काम आएगा। अगर आप EMRS TGT मैथ की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने YouTube चैनल पर, वहां से भी आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स चाहते हैं तो मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश छोकर। आप वेबसाइट से भी जा सकते हैं mathswithrakeshchoker.com। अगर आप किसी उस लैपटॉप से यूज करना चाहते हैं तो वेबसाइट से जा सकते हैं। अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप मैथ्स विद राकेश छोकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा, ब्रह्मास्त्र बैच। उस कोर्स में आपको डिस्क्रिप्टिव और MCQs दोनों की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। और वो कोर्स मैंने ठीक ठाक टाइम पहले स्टार्ट किया था, यानी कि उसमें कुछ क्लासेज ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ताकि आपको एक बार के लिए बहुत कुछ मटेरियल देखने के लिए मिले। क्योंकि आपको पता है EMRS का रिकॉर्ड रहा है, अगर फॉर्म निकल गए हैं तो बहुत जल्दी एग्जाम हो जाता है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। आप यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि आप टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं लेकिन टायर 2 की साथ में तैयारी नहीं कर रहे, इस तरीके से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। उसके बाद आपको जब टायर 1 दे दोगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप डिस्क्रिप्टिव के लिए भी तैयार हो जाओ, MCQs के लिए भी तैयार हो जाओ। बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए मैथ का। एक एक दो दो घंटा हर रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए मैथ को। उसमें फिलहाल आप सिर्फ कंसेप्ट सीखिए, डिस्क्रिप्टिव के बारे में मत समझिए। जब आपका पेपर हो जाएगा टायर 1 और क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, अगर आपने पहला एग्जाम क्वालिफाई किया ही नहीं तो आपने वैसे भी दूसरे में नहीं बैठना, तो फिर क्यों ही आपने डिस्क्रिप्टिव और मैथ सारा उस पर ही फोकस कर दिया, फिर टायर 1 क्वालिफाई नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आपने MCQs की तैयारी शुरू कर दी, अपना कंसेप्ट बनाना शुरू कर दिया, जब आपका टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप टायर 2 के लिए आराम से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे बैच में दोनों चीजें मिलेंगी आपको। और एक एक दो वीडियो मैं यूट्यूब पर भी लेके आऊंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपको जरूरत होगी। अगर कोई क्वायरी है तो ये मेरा नंबर है, आप पूछ सकते हैं। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके EMRS TGT 2023 में आए हुए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सब्र से देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में दिया गया है 3.13113113 आगे ऐसे ही चल रहा है। आपसे पूछा है ये नंबर किस प्रकार का है। अगर सीधी भाषा में सिंपल बताऊं तो ये नंबर मेरा इरेशनल नंबर है। लेकिन आपको होगी सर ये कैसे पता चलेगा हमें रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे पहचाने? उसके लिए थोड़ी सी बैक स्टोरी में जाते हैं। जो आपका रैशनल नंबर होता है ना, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसा नंबर जिसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो वो रैशनल नंबर होता है। क्या मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? भाई ये तो डॉट डॉट लगा के आगे रिपीट ही हो रहा है डेसिमल के बाद, इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता। जिस नंबर को मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता वही नंबर आपका इरेशनल नंबर होता है। ऐसा नंबर जिसको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता वो मेरा इरेशनल नंबर होता है। मैं इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अब आपका आगे आया है रैशनल नंबर, वो मैंने बता दिया। होल नंबर क्या होते हैं वो आपको पता है, जीरो से स्टार्ट होकर आपके जो इंटीग्रल नंबर होते हैं 0 1 2 3 वो आपके होल नंबर होते हैं। होल नंबर तो ये हो ही नहीं सकता। इंटीजर आपका पूर्णांक चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, तो हम ऊपर वालों में कंफ्यूज थे। इरेशनल मैंने बता दिया जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक एडिशनल जानकारी भी आपको इसके बारे में होनी चाहिए।
पहला तो ये तरीका है कि जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ वो रैशनल नंबर है, जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता वो इरेशनल नंबर है। लेकिन ये हमें समझ नहीं आया भाई हम क्यों नहीं लिख सकते, उसके लिए इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखना होता है हमें। रैशनल नंबर को हिंदी में प्रिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर को अप्रिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं डेसिमल की बात करता हूं तो किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को दशमलव में बदलना डेसिमल एक्सपेंशन होता है। उसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी रैशनल नंबर, किसी प्रिमेय संख्या को अगर मैं डेसिमल में चेंज करूंगा तो उसकी दो सिचुएशन आएंगी, या तो वो उसका डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट का मतलब होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब मैंने उस वैल्यू को डिवाइड किया नीचे वाली वैल्यू से, डिनोमिनेटर से, और वो पूरी पूरी डिवाइड हो गई डेसिमल के कुछ अंकों के बाद, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, उसको बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल। या फिर वो टर्मिनेट नहीं होगी, नॉन टर्मिनेट हो जाएगी वो। अगर वो टर्मिनेट नहीं होगी तो उसके उसके कुछ अंकों के बाद डिजिट रिपीट होने लग जाएंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी लेकिन रिपीटिंग होगी। डेसिमल के बाद सेम अंक आने शुरू हो जाएंगे, 2 अंक रिपीट होने लग जाएंगे, 3 अंक रिपीट होने लग जाएंगे, लेकिन अंक रिपीट होने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि भाई अलग अलग अंक आ रहे हैं। तो वो होता है आपका रैशनल नंबर की पहचान। अब यहाँ पर अगर मैं आपका इरेशनल नंबर की बात करता हूँ, इरेशनल नंबर का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन देखता हूँ तो उसका एक ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ना तो वो टर्मिनेट होता, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट होता। अगर मैं किसी इरेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करूं, ना तो वो टर्मिनेट होगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, साथ में डेसिमल के बाद अलग अलग अंक आएंगे, सेम अंक रिपीट नहीं होगा, और वही यहाँ पर सेम सिचुएशन है। डेसिमल के बाद अलग अलग अंक आ रहे हैं, कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है। आप इसको पैटर्न को मत देखने लग जाना कि 1 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ऐसे नहीं। ऐसे होना चाहिए 3 3 3 3 3, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, या फिर 66 66 66, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, बस वो उसमें वही पैटर्न होना चाहिए, उसी को बोलते हैं रिपीटेशन। तो अब यहाँ से मैंने डेसिमल एक्सपेंशन से भी समझ लिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव है, और इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं है, अपुनरावृत्ति है। तो इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के अगर थोड़े से उदाहरण दूं, रूट के अंदर नॉन स्क्वायर नंबर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है लेकिन रूट के अंदर है, जैसे कि पाई है, ये नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, इसके बेस पर कोई भी आपको आगे चल के ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इससे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही पता चल जाएगा आपको, और मैं ऐसे ही पूरा पेपर आपको हल कराने वाला हूँ। इफ ए एंड बी आर टू ओड प्राइम नंबर, आपके दो ओड प्राइम नंबर है, दो विषम अभाज्य संख्या है ए और बी, सच दैट ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, और आपसे पूछा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र कैसी संख्या होगी। आपको ये बताया गया है कि ए बी से बड़ा है, एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है ये दोनों आपके ओड नंबर भी है, विषम संख्या भी है, साथ में अभाज्य संख्या भी है। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती, और ओड विषम संख्याएं, ओड संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जो अपने आप और एक से ही भाग होती हैं। अब इन दोनों को अगर स्केयर करके घटाया जाए, इन दोनों को स्केयर करके घटाया जाए तो जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी। सबसे पहले क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा। आपका एक फॉर्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इन दोनों संख्याओं का स्केयर करके डिफरेंस लेना है, उसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं उनके जोड़ और उनके अंतर को गुणा कर दूं, ये आसान रहेगा हमारे लिए। एक तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो कैसी संख्या आएगी। यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप दो विषम संख्याओं को जोड़ो या घटाओ तो रिजल्ट हमेशा सम संख्या आती है। ये बात आप कंठस्थ कर लें, बार बार काम आएगी। अगर आप दो विषम संख्याओं को जोड़ो, दो ओड नंबर को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट हमेशा इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगी। आइए चेक करते हैं। आप इस ओड नंबर में ओड नंबर चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। 12 इवन होता है, 2 भी आपका इवन होता है। तो यहां पर जब मैं दो ओड नंबर को जोड़ूंगा तो भी रिजल्ट मेरा इवन आएगा, जब इनको घटाऊंगा तो भी मेरा रिजल्ट इवन आएगा। ठीक हो गया। अब इवन नंबर को इवन नंबर से गुणा करेंगे तो बच्चा बच्चा जानता है रिजल्ट मेरा इवन नंबर ही आएगा। तो आंसर है
ये जो होगा एक सम संख्या होगी, एक इवन नंबर होगी। ऑप्शन में मैं चेक कर रहा हूं, ये यहाँ पर एक इवन नंबर होगा। ठीक है जी, इतना बेसिक मैं क्वेश्चन का आपको बता दूंगा कि चीजें आपको बेहतर समझ आएंगी। मैं YouTube पर EMRS का प्रीवियस ईयर पेपर सर्च कर रहा था कि किसने कैसा पढ़ाया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक छोटी ही चीज नोट करी है, वो सिर्फ हवा में चीजें बता रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक चुटकी में एक आंसर बता देते हैं यहाँ, और बच्चे को ऐसा लगता है मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो कोर्स ही लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस पेपर की तैयारी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन की है मैथ से, यू नो वेरी वेल एवरीथिंग। बस बात ये है, टीचर कंपाइल करके एक जगह दे देता है, खुद से आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप समय बचाना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो आप टीचर की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड these three numbers leaving the remainders 7, 11, 15 respectively। क्वेश्चन LCM HCF का है। ये बताया गया है कि एक संख्या से, एक बड़ी से बड़ी संख्या से अगर मैं इन तीन संख्याओं को भाग करता हूं तो शेष मेरा ये तीन संख्याएं आती हैं रिस्पेक्टिवली क्रमश है। तो आपसे पूछा है कि वो संख्या बताओ जिससे हमने डिवाइड किया था। देखिए, तीन संख्याएं हैं, जिस बड़ी से बड़ी संख्या से इन तीनों को भाग किया गया है उसी को हम HCF कहते हैं। जिस बड़ी से बड़ी संख्या से इनको भाग किया गया है वो HCF होती है। HCF LCM की डेफिनेशन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अगर मैं इस संख्या से इसको भाग करता हूं तो शेष 7 आता है, इसको भाग करता हूं तो शेष 11 आता है, इसको भाग करता हूं तो शेष 15 आता है। अब आप ये बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि आप अगर 2 से 15 को भाग करते हो, इफ यू डिवाइड 15 बाई 2, अगर आप 15 को 2 से डिवाइड करते हो तो शेष 1 आता है, तो रिमाइंडर 1 आता है। तो इसका मतलब अगर मैं वो एक रिमाइंडर उसमें से घटा दूं तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मैं 15 को अगर 2 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है, अगर मैं ये एक इसमें से घटा दूं तो जो संख्या आएगी वो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो सेम या ये सिचुएशन मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। अगर इस संख्या से मैंने इसको भाग किया और 7 रिमाइंडर आ गया, अगर मैं ये रिमाइंडर हटा दूं तो ये संख्या इससे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ऐसे ही ये संख्या भी अगर इसमें से मैं शेष घटा दूं तो HCF से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, और ये संख्या भी आपकी HCF से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन HCF का सिंपल हो गया है। HCF की डेफिनेशन सुन लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। अब बस वही आंसर है जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग करेगा, और वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। वैसे तो इनको दो भी डिवाइड कर रहा है, इनको दो भी तीनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन दो आंसर होने वाला नहीं है, सबसे बड़ी संख्या आंसर होने वाली है। अब लेकिन दो से मुझे एक हिंट लगी है, जैसे मैंने दो का जिक्र किया मुझे ये पता चल गया कि क्योंकि ये तीनों दो से भाग हो रही हैं, तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना जो इनको भाग करेगी उसका एक फैक्टर दो भी होगा। तो कहने का मतलब आंसर एक इवन नंबर आने वाला है। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो एक ही इवन नंबर है और आपका आंसर लग गया। ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, एग्जामिनर ने दिए हैं। तो जो आपका MCQs क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आप लगा सकते हो, और ये कोई जादू नहीं है, एक साधारण सिंपल बात है। ये तीनों इवन नंबर हैं, इवन नंबर को इवन नंबर ही डिवाइड करेगा, ओड नंबर नहीं डिवाइड करेगा। क्यों, आप देख लो। नहीं भैया, तो वो तो मैं गलत कह रहा हूँ, वो तो डिवाइड हो जाएगा, वो कहना तो गलत हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूं क्योंकि इन सभी में दो है, दो इसमें भी है, दो इसको भी भाग करेगा, दो इसको भी भाग करेगा, दो इसको भी भाग करेगा। तो जो मैं बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढूंगा ना जो इन तीनों को भाग करेगी उसमें दो रहेगा, ये बोलना ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि एक इसमें इवन नंबर एक ही है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हम पूरा क्वेश्चन निकाल लेंगे। वो ठीक है, अगर हमारा MCQ ऐसा आ गया जिसमें एक ही इवन नंबर है तो हमने लगा दिया, दो होते तो क्या करते। उसका तरीका होता है, इन तीनों संख्याओं का HCF निकालने का सबसे आसान तरीका है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या कहता है, इन संख्याओं में से उन दो संख्याओं का डिफरेंस ले लीजिए जिनके बीच डिफरेंस कम से कम है। मुझे कम से कम डिफरेंस इनके बीच नजर आ रहा है, अगर मैं इनके बीच डिफरेंस कर रहा हूं तो 68 आ रहा है। तो जो डिफरेंस होता है ना इन संख्याओं के बीच का, या तो वही HCF होता है, या तो यही HCF है, या फिर इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड आपका HCF रहने वाला है। सबसे पहले मैं इसको, अब मैं 68 से डायरेक्टली चेक नहीं कर सकता, मुझे 68 की टेबल नहीं आती, आई एम श्योर आपको भी नहीं आती होगी। तो आप इसको दो को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ो,
को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होती एक को छोड़कर। तो मैंने इसको लिख दिया 17 × 4। 17 मल्टीपल 4 इक्वल टू 68 होता है, बच्चा बच्चा जानता है। मैंने ऐसे दो नंबर के रूप में तोड़ लिया इसको जो कि को प्राइम है। अब मैं क्या करूंगा, एक बार 17 से चेक कर लूंगा, एक बार 4 से चेक कर लूंगा। अगर ये तीनों संख्याएं 17 से भी भाग हो जाती हैं और 4 से भी भाग हो जाती हैं, इट मीन 68 से भी भाग हो जाएंगी। भाई 68 की टेबल नहीं आती, हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना था। मैं 17 से चेक कर रहा हूँ, 17 4 68, 17 6 102, 17 5 85, 17 6 102, 17 दूनी 34, 17 से तीनों भाग हो रही है। एक बात ध्यान रखना, 20 तक टेबल आपको हर तरीके से अच्छे तरीके से आनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रहे। तो 17 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं। अब मैं 4 से चेक करता हूँ तो ये पहली ही संख्या 4 से भाग नहीं हो रही है। तो जब क्योंकि पहली संख्या 4 से भाग नहीं हो रही है तो मुझे ये पता चल गया है 4 से तो ये तीनों भाग नहीं होंगी, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मैंने ये कहा अगर ये आंसर नहीं है तो इसका कोई फैक्टर आंसर होगा। फैक्टर मतलब जो इनको पूरा पूरा भाग कर रहा होगा। अब एक तो 17 इनको पूरा पूरा भाग कर रहा है, 4 पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा, लेकिन भाई 4 भी तो एक आपका कंपोजिट नंबर है, इसके तो फैक्टर कर सकता हूं ना आगे। अब मैं देखूंगा इनमें से एक दो इन तीनों को भाग कर रहा है, वो दो भी ले लिया मैंने इसमें, तो आंसर आ गया मेरा 34। ये लीजिए। अगर सिर्फ ऑप्शन से आंसर लगाना था, एमसीक्यूज होता तो मैं डायरेक्ट लगा देता, मुझे पता चल गया था यहीं से तीनों इवन नंबर देखकर। दूसरा तरीका फिर ये है कि मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि भाई मैं इनको एक ऐसे नंबर से आगे डिवाइड कर करके देखूं जहां मेरा आंसर आने वाला है। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स द नंबर इज। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्टिव मेथड से बताना चाहूंगा आपको पता लगेगा डिस्क्रिप्टिव देना है तो कितना मुश्किल है। पहले आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भी टीचर आपको ये कह रहा है कि प्यारे बच्चों बहुत बड़ा बदलाव आ गया है पेपर में और अब तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा, आप कैसे करोगे, कुछ भी नहीं है, बकवास बात है। डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू से आसान होते हैं, उसका कारण बताता हूँ। जब आप ग्रेजुएट हुए थे मैथ से तो आपने हमेशा ही डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया था, एमसीक्यूज का कब दिया था आपने पेपर? एमसीक्यूज का पेपर देने का ट्रेंड तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का है। आपने तो पहली कक्षा से लेकर आपने ग्रेजुएशन की तब तक हमेशा ही लिखा ही है मैथ के क्वेश्चन। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव ही हैं, एमसीक्यूज तो है ही नहीं। आपको आज तक तो ये परेशानी थी कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिलते थे आपको। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू से आसान होते हैं, आपने जिंदगी भर उनकी प्रैक्टिस की है, बस आपके दिमाग में एक डर है कि मैंने तो एमसीक्यूज की तैयारी की है, मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के स्टेप्स कैसे लिखूंगा, वो आपके कॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और यहाँ पर एक और फायदा है, यही क्वेश्चन 4 नंबर का होता डिस्क्रिप्टिव में और आप इसका सोल्यूशन लिखते, अगर आप सही स्टेप बना के सोल्यूशन लिखते और कहीं पर कोई गलती भी हो जाती तो आपको स्टेप के नंबर मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है ना तो आपके 0 नहीं आएंगे, हो सकता है 1 आ जाए 2 आ जाए, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एमसीक्यूज में या तो आपके नेगेटिव मार्किंग कट गया या आपके नंबर आएंगे, यहाँ पर और फायदा है। अब इसको देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में अगर लिखना होता तो कैसे लिखते। वो ये कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, तो हमें यहाँ पर सब कुछ लिखना होता है। हिंदी में लिखते हैं माना इकाई का अंक, इंग्लिश में लिखते हैं एज्यूम यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। थोड़ा टाइम लगेगा भाई, अब ऐसे लिखूंगा, वो वहां भी लगने वाला है, आपको देख लें एक बार। मैंने सबसे पहले उस 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट एज्यूम किया, फिर साथ में वही एज्यूम टेंस डिजिट, टेंस पर जो प्लेस पर जो डिजिट है उसको मैंने एक्स मान लिया। अब संख्या कैसे लिखी जाएगी, नंबर कैसे लिखा जाएगा? नंबर को लिखते हैं हम 10 मल्टीपल टेंस प्लेस का डिजिट प्लस यूनिट प्लेस का डिजिट, ऐसे ही लिखते हैं, आप ट्राई करके देख लो। 34 है। अगर मैं इसका एक्सपेंशन देखूं ये नंबर कैसे बना है, तो मैंने 10 से मल्टीपल किया टेंस प्लेस के डिजिट को और यूनिट प्लेस के डिजिट को जोड़ा, तो ऐसे ही सारी संख्याएं हमारी बनती हैं 2 डिजिट की। अब लिखेंगे, हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है फर्स्ट कंडीशन है एज पर क्वेश्चन। हम हिंदी में क्या लिखते हैं यहाँ, प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। वो ये कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। वो ये कह रहा है कि वो जो संख्या है ना वो 4 गुना है उन दोनों डिजिट के सम से। वो ये कह रहा है कि इन दोनों डिजिट्स का अगर मैं सम करूं
और वो जो संख्या है, ये संख्या जो है इनसे 4 गुना है। अगर इक्वेशन को बराबर करना है तो दोनों तरफ बराबर वजन होना चाहिए। अगर ये इसका 4 गुना है तो मैंने इसके जोड़ को 4 से गुना कर दिया। अब एज पर क्वेश्चन का मतलब ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है एज पर क्वेश्चन बनाई, ठीक हो गया। यहां से एक इक्वेशन बना लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 4y। अब पहले तो हमारी क्या जिद थी जब हम एमसीक्यूज निकाल रहे थे, ज्यादा से ज्यादा छोटे स्टेप करने की। अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लंबे स्टेप करने की। हर चीज आपने लिखनी है। ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। मैंने क्या किया, सभी को उधर लेके चला गया, y को इधर लेके आ गया, x को उधर लेके चला गया। y इधर आया तो 3y, ये उधर गया तो 6x, और आपका y इक्वल टू 2x आ गया है। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। अब यहीं पर लिखोगे आप सेकंड एज पर क्वेश्चन। दूसरी शर्त क्या है भाई, दूसरी शर्त बताई गई है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। वो ये कह रहा है कि ये संख्या जो है दो गुना है उन दोनों अंकों के प्रोडक्ट के, मल्टीपल के। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि अगर मैं उन दोनों संख्याओं को गुणा करूं, यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो इस संख्या का आधा है, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकता हूं ये संख्या इनके गुणनफल का दो गुना है। मुझे बराबर करना है तो इधर दो गुना कर दिया, ये लीजिए हो गया बराबर। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, या कुछ नहीं करना, y का मान रख दो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये इक्वेशन 2, ठीक है। लिखो पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दी, रख दो। यहां पर रखूंगा 2x आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 4x²। ये बात आपको समझ आएगी। मैंने क्या किया, y की वैल्यू 2x थी, यहां पर रखा 4x² हो गया, उधर यहां पर रखा 2x, ये 12x हो गया। अब 1x से 1x कट गया, 4 से इसको डिवाइड किया 3 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई आपकी। ये लीजिए x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब मैं यहां लिखूंगा एक लाइन और, अब मैं उसको आगे जगह नहीं है, आगे नहीं बता रहा हूं, यहां फिर है, यहां लिख देता हूं, ये लो। फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब मैंने x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, तो ये 6 आ गया। ठीक है जी। अब संख्या कितनी आ गई आपकी, लिखेंगे हेंस नंबर इज, पहले इकाई का अंक फिर दहाई का अंक, ये आपका आंसर। इस तरीके से लिखना है। अब आप पहले तो मुझे ये बताइए, इस तरीके से कभी लिखा ही नहीं होगा आपने, आप तो मंगल ग्रह से आए हो, आपने ऐसे कभी नहीं लिखा क्वेश्चन को। आपने 1000 बार इस तरीके से क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो कुछ नहीं है, आप मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी आ जाएगा और एमसीक्यू भी आ जाएगा। अब बात करते हैं, यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू का आ रहा होता तो मैं क्या करता। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू का आ रहा होता तो यही आंसर आ गया था। कैसे, पहले तो मैं एमसीक्यू में तो डायरेक्टली मैं ये लिखता कि संख्या ऐसे लिखते हैं। कंडीशन पहली ये है कि संख्या और उसके अंकों का योग का 4 गुना है, इसको बराबर किया, यहां पहुंचा। यहां पहुंचकर मुझे पता चला इकाई का अंक जो है ना दहाई के अंक से 2 गुना है। यहां से मुझे पता चला इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। डायरेक्टली ऑप्शन में चला जाऊंगा, मैं देखूंगा कौन से ऑप्शन में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। यहां तो इकाई का अंक आपका छोटा है, यहां पर भी छोटा है। क्या इकाई का अंक दहाई के अंक से दो गुना है? नहीं है। क्या इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है? यहां पर है, डायरेक्टली आंसर लगा देता। ये एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू है तो थोड़ा सा क्वेश्चन हल किया, हम डायरेक्टली ऑप्शन से हल कर सकते हैं। डिटेल मेथड डिस्क्रिप्टिव होता तो ऐसे लिख देते। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्टिव की पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी, कोई खास बात नहीं है, हमने बहुत स्कूल में पढ़ाया है। ठीक है, चलिए। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस बाय दिस इज 21, देन द वैल्यू ऑफ के। वो ये कह रहा है कि एक भाग के क्वेश्चन में जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है इस पोलिनोमियल से, तो शेष 21 आता है। दोबारा बता रहा हूं, जब इस भाग विधि के क्वेश्चन में जब इस पोलिनोमियल को, मैं इसको बोल रहा हूं px,
इस पोलिनोमियल को जब इस पोलिनोमियल से भाग किया जाता है तो शेष आपका 21 आता है। आपसे पूछा है कि के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ, कैसे निकालेंगे? देखो, एक तो यहां पर एक आपका डिटेल मेथड से बता दूं इसको भी, नहीं नहीं ज्यादा लंबा हो जाएगा, पहले शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं क्वेश्चन को कैसे करना है। मेरे पास एक पी एक्स एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद है मेरे पास, इस बहुपद को एक दूसरे जी एक्स बहुपद से भाग किया गया और रिमाइंडर जो है वो 21 आया है, ये बोलते हैं। एज इसको अगर मैं डिटेल मेथड से बताऊं, दोनों चीज थोड़ी बहुत आप रिलेट करोगे आप। एज पर रिमाइंडर थ्योरम, हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? हमारी रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, अगर मैं इस पोलिनोमियल से इसको डिवाइड कर रहा हूं, इसमें लिखना होता है आगे पूरा, इफ वी डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, अगर मैं पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहा हूं एंड गेट रिमाइंडर 21, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? तब ऐसा होता है कि x -3 को मैं 0 के बराबर करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा 3। ये बात आपने अपने दिमाग में करनी, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वहां से उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं ये कहूंगा, तो P3 की वैल्यू 21 होगी। अब आपको होगा कि डायरेक्टली क्या ऐसे लिखना है सर? जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखनी है। आपने एग्जामिनर को बता दिया कि मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूं, अब एग्जामिनर को पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं px को gx से भाग करता हूं, मैं px को gx से भाग करता हूं और रिमाइंडर 21 आता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जिससे मैं भाग कर रहा हूं वहां से x की वैल्यू निकालकर अगर मैं px में रख दूं तो उसका मान 21 आ जाएगा। कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से x का मान आ गया मेरा 3, अगर मैं इसमें x की जगह 3 रख दूं, इसमें x की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो क्या होगा? 3 3 9 3 27, 3 3 9 दूनी 18, 3 गुणा में की प्लस 3, इसकी वैल्यू 21 होगी। और ये कौन बताता है? ये रिमाइंडर थ्योरम बताती है। अब इसको अगर मैं हल कर दूं, इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा? ये हो गया जी 30, 48 हो गया, 48 उधर जाके माइनस होगा, 48 ही हो गया ना? हाँ 48 हो गया। मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। ये बातें लिखनी होती हैं, यहां पर ध्यान रखना। ये लो, इसे मैंने डिटेल में थोड़ी बता दिया। अगर जल्दी करना होता तो मैं ये सारी बातें नहीं लिखता, जल्दी करना होता मैं क्या करता, इससे डिवाइड किया जा रहा है, यहां से x का मान निकाल लो, इसमें रखो, ये 21 के बराबर करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक भी आपके मेथड से ही आई है, वही जो मैंने मेथड बता दिया। यहां से चीजें आपको डिस्क्रिप्टिव वाली फीलिंग आ गई होगी थोड़ी सी। इफ दिस पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, वो ये कह रहे हैं कि ये पोलिनोमियल जो है मेरा, इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है। देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकाल लो। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा एक पोलिनोमियल है जी एक्स और एक ये मेरा पोलिनोमियल है पी एक्स। जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है, गुणनखंड है। इसका अर्थ ये है, ये इसको पूरा पूरा भाग करता है। गुणनखंड का मतलब, फैक्टर का मतलब, अगर मैं इससे इसको भाग करूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि के की वैल्यू निकाल लो। इसके अंदर यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है, के बताना है, के क्या होगा। एक आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूं, इसको ध्यान से समझना। यहां पर अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं, ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है।
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं आगे फर्दर उसके गुणनखंड कर सकता हूं, मैं उसके आगे फैक्टर निकाल सकता हूं, और वो जो फैक्टर आएंगे वो लीनियर पॉलिनोमियल के आएंगे, रेखिक बहुपद के आएंगे। कैसे? मुझे यहाँ पर इसको स्प्लिट करके इसके दो फैक्टर बनाने हैं, और जैसे ही दो फैक्टर बनेंगे मैं उनसे इसको चेक कर सकता हूँ। एक बात कहने का मतलब, ये संख्या इसको पूरा पूरा भाग कर रही है। एक बात, इस संख्या के भी मैं आगे फैक्टर कर सकता हूँ, इस संख्या के भी मैं आगे फैक्टर कर सकता हूँ। ये लीजिए, अब आंसर क्या होने वाला है? आंसर ये होने वाला है कि इन दोनों के फैक्टर कॉमन फैक्टर होंगे। अगर ये इसको पूरा पूरा भाग करता है तो इसके गुणनखंड साझे होंगे। अब वो गुणनखंड निकालने, इसके तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर k है, लेकिन इसके मैं सारे गुणनखंड निकाल सकता हूँ, इसके सारे फैक्टर निकाल सकता हूँ। फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि अगर आपके वेरिएबल की पावर, अगर आपके चर की जो घात है वो 3 से ज्यादा है, अगर वो 3 से ज्यादा है तो वहां पर फैक्टर निकालने का तरीका होता है, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना उसको देखो, जो आपका अचर भाग होता है उसको देखो और उसके फैक्टर करो। 6 के फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे? 6 के फैक्टर मतलब गुणनखंड, वो सारी संख्याएं जो 6 को भाग करती हैं वो 6 के फैक्टर होते हैं। 6 को भाग करेगा 1, 2 और 3। 6 को 1, 2, 3 भाग करेगा। अब यहां पर जब आप फैक्टर लिखते हो ना तो आपको नेगेटिव फैक्टर भी लिखने होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं लिख सकते आप, नेगेटिव फैक्टर भी लिखेंगे। ठीक है जी। 6 को ये भी भाग करते हैं और ये भी भाग करते हैं। अब जो इस पोलिनोमियल के फैक्टर आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं? एक, x प्लस 1 या x माइनस 1 आ सकता है। एक, x प्लस 2, x माइनस 2 आ सकता है। ठीक है, और x प्लस 3, x माइनस 3, ये इसके फैक्टर हो, इनमें से इसके फैक्टर होंगे। क्या सारे होंगे? नहीं, वो मुझे चेक करना पड़ेंगे, लेकिन मुझे पता चल गया है इस पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के फैक्टर इनमें से होंगे। अच्छा, इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4। जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके ज्यादा से ज्यादा आपके फैक्टर हो सकते हैं। तो इसकी पावर 4 है तो इसके फैक्टर 4 होंगे। अब वो 4 कौन कौन से होंगे? वो 4 इसमें से ही आपने ढूंढने। ढूंढने का तरीका क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा बता रहा हूं मैं। अगर ये फैक्टर इसको पूरा पूरा भाग करता है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैं इसको 0 के बराबर करूं और x का मान जो यहां से निकल के आया है वो x का मान अगर मैं इसमें रखता हूं और इसके मान को अगर वो 0 कर देता है, ध्यान से सुनना, ये फैक्टर अगर इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, ऐसा तभी पॉसिबल है यहां से x की वैल्यू निकाल लूं और ये x की वैल्यू इसके अंदर रखूं और इसका पूरे का मान 0 कर दे, तो फिर इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, सर्टिफाइड होगी। ठीक होगी। तो मैं इस तरीके से यहां से फैक्टर ढूंढ सकता हूं। अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन का भी सहारा ले लूंगा। भाई मैं सभी को चेक क्यों करूं? मैं ऑप्शन के हिसाब से चेक करता हूं। मैं एक प्लस 1 और माइनस 1 को चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रखे। ठीक है, मैं क्या चेक करूंगा? मैं या तो 3 चेक करूंगा या 2 चेक करूंगा। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पहले मैंने चेक किया 3। अब मैं 3 कौन सा लूं? ये +3 कौन से 3 की बात कर रहा है? +3 x का मान कब आएगा? तो +3 यहाँ नीचे से आएगा। मैं दोनों को चेक करूंगा, हालांकि मैंने x माइनस 3 ये मान लिया इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू निकाली मैंने, वो 3 आ गई है। x की वैल्यू 3 इसमें रखी। कैसे रखते हैं आइए सीखते हैं। मैंने क्या किया, px मेरा पोलिनोमियल था। आपको लग रहा है कि थोड़े से क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन सीखना ऐसे ही होता है। वो जो जल्दी है ना वो पेपर में करनी होती है, सीखते टाइम आराम से सीखना होता है। x की जगह 3 रख दो, मैंने यहाँ 3 रखा, तो 81 × 2 162 हो गया, यहाँ पर 27 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब बच्चा बच्चा जानता है यहाँ पर प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, आंसर मेरा 0 कभी नहीं आ सकता। तो मुझे पता चला ये तो फैक्टर हो ही नहीं सकता, ये फैक्टर नहीं हो सकता। अब मैं इसको चेक करूंगा अगले वाले को।
x प्लस 3, यहां से x का मान आया -3। अब मैं -3 रख के देखता हूं, मैंने यहां पर रखा तो ये प्लस का ही रहेगा 162, मैंने यहां रखा 27 माइनस का हो जाएगा, यहां रखा तो ये आपका ऐसे कैसे रहेगा, यहां रखा ये माइनस का हो जाएगा। अब कुछ बात बढ़ती नजर आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर से नजर आ रही है, चेक करके देख लो। प्लस के जोड़े तो 168 आ गया है, अगर मैं माइनस के जोड़ता हूं 6 7 13 और 5 18, ठीक है, ये लो, अब आ गया इसका मान 0। मैंने जैसे ही इसमें x का मान -3 रखा तो इसका पूरे का मान 0 हो गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। यहां से मुझे एक चीज पता चली कि x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है। अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर है तो संभावना है इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। अब आइए चेक करते हैं, कैसे चेक करूंगा, मुझे पता है k की वैल्यू मैं 3 ही रखूंगा, अगर ये 3 इसका फैक्टर है तो तभी पॉसिबल है जब मैं इस 3 को यहां रखूं, ऐसे तो होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, यहां से x का मान निकाला, उसमें -3 रख दिया। ये बात आपको समझ आई, यहां से मैंने x का मान निकाल लिया, -3 आया, वो k की जगह रख दिया। अब मैं इसके फैक्टर करके देखूंगा, मैंने इसके फैक्टर किए, इसका फैक्टर करने का सिंपल तरीका है, क्योंकि ये इसकी पावर 2 ही है, पावर 2 से ज्यादा लगाना है, ऐसे पावर 2 से कम हो तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली ऐसे चेक करूंगा, कोई ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करूं तो -3 आ जाए, जोड़ू तो प्लस का 2 आ जाए। अब ऐसा है, प्लस का 3 प्लस का 2 नहीं, प्लस का 3 और माइनस का 1, इनको जोड़ूंगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, गुणा करूंगा तो -3 आ जाएगा, बस डायरेक्टली रखो। अब यहां से मुझे ये पता चला कि अगर मैं k की जगह 3 रखता हूं तो इसके दो फैक्टर आते हैं और उनमें से एक फैक्टर है x प्लस 3 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो k का मान आपका -3 आ गया है। अब जो मैंने बताया है ना आपको एक क्वेश्चन, पूरे डिटेल मेथड से बता दिया, बस छोटी छोटी बातें लिखी नहीं, वो आप खुद समझेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको पूरी डिटेल से बता दिया है। ये लीजिए, क्या इससे छोटा तरीका हो सकता था? जी हाँ, बहुत छोटे तरीके हो सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, मैं डायरेक्टली ऑप्शन से चला जाता, लेकिन फिलहाल मुझे क्या लगा, मुझे फिलहाल ये लगा कि मैं चीजें उस लेवल पर आपको बता दूं ताकि चीजें आपको बेहतर समझ आए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। अच्छा एक और चीज बता दूं, जब आप इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे वो कुछ और सीरीज में आ रहे थे, मैंने यहाँ किसी और सीरीज में ले लिए हैं। उसका केवल इतना कारण है, मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा दिए हैं आपके। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने का फायदा ये होता है, जो मैं बातें बताऊंगा ना वो आपस में रिलेट करेंगी। अगर एक क्वेश्चन मैं सबसे ऊपर ले लूं, एक लास्ट में ले लूं, तो मजे वाली बात नहीं है। जब हम सीख रहे हैं चीजें तो मैंने क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज लगा रखा है। पहले आप रियल नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे, फिर आपने पोलिनोमियल के किए, अब आप क्वेश्चन कर रहे हो जिसको हम बोलते हैं पेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है, उसका आपसे सॉल्यूशन पूछा है। पहले तो बात समझे आप, सॉल्यूशन क्या होता है। अगर ये दो आपको समीकरण दे रखे हैं, इनका सॉल्यूशन क्या होता है, इनका सॉल्यूशन का मतलब है इनके x और y का ऐसा मान, इन दोनों में x और y का ऐसा मान अगर मैं इसमें रखूं इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, और इस इक्वेशन में रखूं तो इसको भी सेटिस्फाई कर दे। एक यूनिक मान x और y का जिसको मैं इसमें रखूं इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन में रखूं इसको भी सेटिस्फाई करे, उसी को इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे लॉन्ग एंड शॉर्ट इन दोनों के x और y का मान निकालना है, और वो साइमल्टेनियसली निकालना है, ऐसा नहीं करना यहां से अलग निकालना है वहां से अलग, नहीं, दोनों इकट्ठा निकालना है। दो इक्वेशन में x और y के मान निकालने आपने बहुत अलग अलग तरीके से सीखे हैं, मैं यही यहाँ भी डिटेल मेथड से बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव में मिल सकता है आपको, तो वो कैसे करना है समझेंगे। मैंने क्या किया, इसको लिख लिया पहले, b डिवाइड बाई ए एक्स, ए डिवाइड बाई बी वाई बराबर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको बोलते हैं आप किसी को एक टर्म को बराबर कर लो, मुझे या तो x को बराबर करना है या y को। मैंने इस वाली इक्वेशन को क्या किया,
बी डिवाइड बाई ए से मल्टीपल करके लिखा यहां पर इसको, बी बाई ए एक्स, इसको भी किया बी डिवाइड बाई ए वाई, इसको किया मैंने बी डिवाइड बाई ए, तो क्या हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, 2b स्क्वायर आ गया। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन में से x और y का मान निकालना था, तो मैंने इनमें से एक को बराबर करना है, या x को या y को। मैंने ये इक्वेशन तो एज इट इज लिख ली। दूसरी इक्वेशन को क्या किया, इसमें लिख देंगे हम बस एक लाइन, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 फिर इक्वेशन 2 मानना, फिर इक्वेशन 2 में लिख दिया कि इक्वेशन 2 इज मल्टीपल बाय b बाय a, और b बाय a से सारी टर्म को मल्टीपल करके ये लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर इनको आपस में घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया जी क्योंकि सेम थे। यही मेरा लक्ष्य था, एक को हटा दूं दूसरे का मान आ जाएगा। अब इनको आपस में घटाएंगे, अगर इनको आपस में घटाएंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा ए बी, ठीक है जी, और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वाई एच इट इज है। इनको आपस में घटा दिया, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर में से दो बी में से एक बी स्क्वायर जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर बचेगा। अब क्या होगा जी, दोनों बराबर सेम है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, y का मान a भी आ गया। ये लीजिए, x का मान कैसे करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x का मान आ जाएगा, लेकिन पहले मैं ऑप्शन में y का मान चेक कर लेता हूँ। y का मान मैंने चेक किया, y का मान a b सिर्फ इसी ऑप्शन में है, मैं x का मान क्यों निकाल लूं, आंसर आ गया मेरा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। वो ये कह रहा है कि ये जो है इसका फैक्टर है। फिर आगे बताया गया है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4 है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b, a प्लस 2b की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं भाई, वो ये कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है। मैंने बताया था अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि x प्लस 1 से x का मान निकाल देता हूं, 0 के बराबर करके, x का मान आ गया -1। मैं ये बोलूंगा कि अगर मेरा एक px पोलिनोमियल है, अगर मेरे पास एक px पोलिनोमियल है और इसका फैक्टर ये ऊपर वाला है, तो यहां से जो x का मान आया है, अगर मैं यहां पर x का मान ये रख दूं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसमें रखा और इसको 0 के बराबर किया, -1 रखा तो माइनस का 2 आ गया, -1 रखा तो प्लस का a आ गया, -1 रखा तो प्लस का माइनस का b आ गया, और प्लस का 1। ये लीजिए, कुछ नहीं किया, बस x का मान रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे माइनस का 1 बच गया, इधर आया तो प्लस का 1 हो गया। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीपल करके यहाँ लिखो, 2b 2a माइनस 4b बराबर 2। ये बात आपको समझ आई, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर दिया, अब घटा दिया, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए हैं, यहाँ से b बच गया है, यहाँ से 2 आ गया है। मुझे ये पता चला b का मान 2 है, b का मान 2 है, वो यहाँ पर रख दो। a का मान 5 आ गया, b का मान 2 है तो a का मान 5 है। आपसे पूछा था a प्लस 2b, a है आपका 5, b है आपका 2, आंसर आ गया 9। जो मैं बता रहा हूं आपको डिस्क्रिप्टिव का और शॉर्टकट का मिक्स बता रहा हूं आपको। थोड़ा अगर सिर्फ एमसीक्यूज होता, थोड़ा मैं शॉर्टकट पे चला जाता, कुछ एक स्टेप तोड़ने लग जाता, फिलहाल तोड़ नहीं रहा हूं। आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आपने कैसे देना है। इफ x1 y1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ दिस इक्वेशंस। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो मैं इसलिए क्वेश्चन एक साथ लगाई थी मैंने। मैं ये कह रहा हूं x1 और y1 इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब ये है अगर x1 y1 यहां पर रख दूं, अगर मैं x1 y1 यहां पर रख दूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। अगर x1 y1 यहां रख दूं तो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देंगे। और आपसे पूछ क्या लिया है, y1 इक्वल टू a x1 प्लस 5, और आपने x की वैल्यू बतानी है। आपने किसकी वैल्यू बतानी है, x, गलत 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 लिखा हुआ है, a की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बताना है। क्या लॉजिक है,
भाई x1 और y1 तो ऊपर से निकाल लेंगे ही हम, आपने मान बताना है a का। आइए बताते हैं। सबसे पहले ये हमारी इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह x1 रख दूं और y की जगह y1 रख दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई मतलब ये मान बराबर हो जाएंगे। रख दो x1 बटे में 10, y1 बटे में 5 बराबर है 1। मैं एक उधर लेके चला गया। दूसरा, अगर मैं इस इक्वेशन में भी x की जगह x1 रख दूं, y की जगह y1 रख दूं तो ये भी हल हो जाएगी, इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने लिखा x1 बटे में 8, y1 बटे में 6 बराबर है 15। अब आपने x1 और y1 का मान निकालना है। 10वीं कक्षा का क्वेश्चन है। कैसे निकाल लेंगे? पहले तो ये मुझे डिनोमिनेटर में कुछ नंबर आ रहे हैं, इनको हटाता हूं। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीपल कर दिया, इक्वेशन 2 को 24 से मल्टीपल कर दिया। अब ये लिख सकते हो आप कि इक्वेशन 1 को मैंने 10 से मल्टीपल किया है, इक्वेशन 2 को 24 से। करते हैं, इसको मैंने 10 से मल्टीपल किया तो ये आ गया मेरा x1 2y1 और इक्वल टू 10। इसको 24 से किया, ये आ गया है 3x1 4y1 इक्वल टू 15 गुणा 24, 15 4 60, 360 आ गया। ये लीजिए, ठीक है। अब इनमें से x या y को बराबर कर लो। ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीपल करके इसके नीचे लिख दिया। ये लीजिए, घटा दो इनको, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गई जी। यहां से x1 बच गया है, इसको हल किया तो ये 340 आ गया है। ये लीजिए, ये आपका 340 आ गया है। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं जी, ठीक ही है फिलहाल तक तो। चलिए अब मैं क्या करूंगा, x का मान यहाँ रखूंगा इस वाली इक्वेशन, 340 प्लस 2y1 बराबर 10। ये उधर गया, माइनस का हो गया। 2y1 इक्वल टू माइनस का एक 330, y1 की वैल्यू आ गई है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 एक कम 2, 2 छीकी 12, 2 पंजे 10। ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, x1 और y1 की वैल्यू आ गई है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये हल्का फुल्का बफर हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था, इसको थोड़ा अलग कलर देते हैं भाई, y1 इक्वल टू a x1 प्लस 5, ये पूछा था आपसे। x1 y1 की वैल्यू है, बस रख दो, a आ जाएगा आपका। y1 माइनस का 165 है, a एज इट इज। x1 340 है, ये 5 ही था ना, हाँ ये 5 है, ये 5 इधर आया, इसमें जुड़ जाएगा, माइनस का 170 हो जाएगा, 340 डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई। इसको इससे काटेंगे तो माइनस का 1/2 आपका आंसर आ गया। इससे डिटेल से कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पर सारे प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढना आराम से फुर्सत से, इतनी डिटेल से कोई नहीं बताएगा। ये डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लंबा लग रहा है, कुछ स्टेप काटे जा सकते थे एमसीक्यूज के लिए, लेकिन पेपर आपने शायद डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज दोनों देने हैं तो कुछ मिक्स सा तरीका सीख रहे हैं। आगे दिया गया है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज 1, वो ये कह रहा है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है मेरे पास, त्रिघात बहुपद है, इसका एक जीरोज, एक आपका जो वो है मूल है, वो मूल तो कहना हिंदी में शून्यक, इसका एक शून्यक जो है वो एक है। आपसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज, बाकी दोनों शून्यकों का गुणनफल बताइए। पहले इंग्लिश में बताता हूं, आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसका एक जीरोज मेरा एक है, बाकी दो का मल्टीपल पूछा है। हिंदी में बताऊं, एक त्रिघात बहुपद है, उसका एक शून्यक एक है, बाकी दो शून्यकों का गुणनफल बताना है। यहां पर एक आपको बड़ी खूबसूरत चीज सिखाना चाहता हूं, ये हम सीखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, पहले मैं आपका एक लीनियर पोलिनोमियल लिख रहा हूं, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है।
यहां से अगर मैं आपसे पूछूं इसका जीरोज क्या होगा, इसका एक्स का मान होगा भाई। जीरोज क्या होता है, एक्स का मान होता है। यहां से मैंने इसको जीरो के बराबर करके एक्स का मान निकाल लिया, माइनस बी बाई ए आया। जीरोज शून्य कुछ नहीं, एक्स का मान है बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा क्या रहे में नहीं घुसते हैं। कैसे आया, बी को उधर लेके गए माइनस का हो गया, ए डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, मैंने एक द्विघात बहुपद लिखा। मुझे इसके भी जीरोज निकालने हैं। इसके जीरोज कितने आएंगे, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 2, जो उसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। यहाँ पर एक ही था तो मैंने एक निकाल दिया। इसको आप अल्फा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक्स के मान को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा बोलते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आपके दो शून्यक आएंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो वो कैसे निकलेंगे, उसका निकालने का तरीका सुनिए। वो दो शून्यक आपने अलग अलग नहीं निकालने, दो जीरोज अलग अलग नहीं निकालने आपने। एक तो अगर वो दो हो गए हैं तो पहले उनका सम निकालना है, फिर उनका प्रोडक्ट निकालना है। सम कैसे निकलेगा, जैसे ये निकला था। ये कैसे निकला था, ये मैंने ऐसे निकाला था, एक्चुअल में जीरो के बराबर नहीं किया था इसको। मैंने ऐसे किया, आपके दूसरे टर्म का, दूसरा टर्म है ये, दूसरे टर्म को पहली टर्म से डिवाइड किया। यहां पर मैंने क्या किया, दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड किया बस, और इसके आगे माइनस लगाई। क्या लगाई, माइनस। वही सेम काम मैं यहां पर करता हूं। अगर मुझे दोनों रूट्स का सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहली टर्म से दूसरी टर्म को डिवाइड करूंगा, पहली टर्म से दूसरी टर्म को डिवाइड करूंगा। इसमें मैं वेरिएबल नहीं लूंगा, वेरिएबल नहीं लूंगा, सिर्फ रियल नंबर लूंगा, ए बी सी वैल्यू लेनी है। तो हो जाएगा आपका बी डिवाइड बाई ए। दूसरी टर्म को पहली टर्म से भाग किया और माइनस लगाया, ये आ गया दोनों रूट्स का सम। आपको हो गया कि सर एक रूट भी यही आया था, दो रूट्स का सम भी यही आया, यही आएगा, तीन रूट का सम भी यही आएगा। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही मैं इन दो रूट्स का हर तरीके से एप्लीकेशन निकालना होता है हमें, प्लस भी और प्रोडक्ट भी। अगर मैंने योग निकाला तो ये आया, अब मल्टीपल क्या आएगा, मल्टीपल के लिए क्या करना है, मैंने पहली टर्म से दूसरी टर्म को भाग कर दिया, अब पहली टर्म से तीसरी टर्म को भाग करो, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तीसरी टर्म को पहली टर्म से भाग कर दिया। क्या यहां पर माइनस लगाना है, नहीं, एक छोड़ छोड़ के माइनस लगाना है। पहले पर लगाना है, दूसरे पर नहीं लगाना है, फिर तीसरे पे लगाना है, चौथे पे नहीं लगाना है, अल्टरनेटिवली लगाना है। ये लीनियर, ये आपका क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक लिखता हूं, यहां लोगों की हवा टाइट हो जाती है यहां पर पहुंचकर। ये लीजिए, अब इसमें क्या क्या निकलेगा, पहली बात तो इसके जीरोज होंगे 3। पहला, तीनों जीरोज का सम क्या आएगा, पहली टर्म से दूसरी टर्म को डिवाइड कर दो और माइनस लगा दो। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या तीनों का मल्टीपल निकाल लूं, नहीं, दो का भी तो मल्टीपल किया जा सकता है, सारे वो निकालने हैं आपने। तो मैं कहूंगा मैंने 2 एट ए टाइम लिए, पहले 1 एट ए टाइम लिया, इसको बोलते हैं 1 एट ए टाइम। फिर मैंने लिया 2 एट ए टाइम, दो दो का प्रोडक्ट लिखा एक बार। वो क्या होगा, तरीका वही है, तीसरी टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कर दिया। ये लीजिए, अब तीनों का एक बार मल्टीपल करूंगा तो क्या आ जाएगा, पहली टर्म से चौथी टर्म को डिवाइड कर दो। लेकिन यहाँ पर माइनस लगानी पड़ेगी, अल्टरनेटिवली लगाना है, पहले में माइनस लगानी है, दूसरे में नहीं लगानी, तीसरे में लगाती। अगर आपका बाय क्वाड्रेटिक लिख दूं इससे आगे तो वो भी ऐसे ही चलेगा, और आगे उससे 5 टर्म वाला लिख दूं तो भी ऐसे ही चलेगा। जीरोज निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक तरीका है जो मैंने आपको यहाँ सिखाया। अब ये कौन सा पोलिनोमियल है आपका, ये था ये वाला, तो इसका तो सोल्यूशन ही लिख दिया मैंने। अब ये इसकी जनरल फॉर्म होती है ये क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, लेकिन हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से। ये लीजिए, अब आपने रिलेट करना है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू बी है, डी की वैल्यू सी है, इससे कंफ्यूज मत हो। अब ऑलरेडी मेरे को बता रखा है कि एक जीरो की वैल्यू जो है वो 1 है, एक शून्य की वैल्यू 1 है, एक जो मेरा जीरोज है उसकी वैल्यू 1 है, इसको मैंने मान लिया ये अल्फा है। ये क्या है जी, अल्फा है। अब इनको देखकर मैं इसके जीरोज निकाल सकता हूं। पहले जीरोज का सम 1 एट ए टाइम, ये कितना आएगा, पहली टर्म से दूसरी टर्म को भाग करेंगे,
और माइनस लिखाएंगे। पहली टर्म आपकी एक है, दूसरी टर्म ए है, ए को एक से भाग किया, ये आ गया। अब नीचे ए लिखने का क्या ही मतलब है, हटा दो इसको, ये लीजिए। अब दूसरी बात, यहां पर मैं अल्फा की जगह एक रख सकता हूं, ध्यान रखना अल्फा की जगह मैं एक रख सकता हूं क्योंकि अल्फा की वैल्यू एक है। थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको ये पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो भी बता रखा है सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो अल्फा की वैल्यू एक है, बीटा गामा माइनस ए, ये उधर चला गया, बीटा प्लस गामा माइनस ए माइनस वन माइनस ए, ऐसे लिख लेते हैं। ये लीजिए इक्वेशन 1 बना लो इसको। चलिए जी, अब मैंने लिया था 1 एट ए टाइम, अब ले 2 एट ए टाइम। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये क्या होगा, 1 एट ए टाइम पहली टर्म से दूसरी टर्म को भाग किया था, 2 एट ए टाइम तीसरी टर्म को पहली टर्म से भाग करेंगे। ये लीजिए, ए नहीं सॉरी एक है, एक है, पहली टर्म से दूसरी टर्म को पहली टर्म से भाग किया था, अब तीसरी टर्म को पहली टर्म से भाग किया है। अब की बार माइनस नहीं लगेगी, अल्टरनेटिव भी लगा रही है। अब मुझे पता है अल्फा का मान एक है, अल्फा की जगह एक रख दिया, तो यहां पर बीटा बच गया है, यहां पर बीटा गामा बच गया है, यहां पर आपका गामा बच गया है, बराबर है पी। चलिए अब मेरे से पूछा गया था जो दो बचे हुए जीरोज हैं, ये दोनों जीरोज, इनका प्रोडक्ट बताना है, इसका आंसर पूछा है। तो ये हटाने पड़ेंगे यहां से, इनको एक साथ लिख लेता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा इक्वल टू पी। मैंने अभी देखा था अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू तो ये है। अच्छा ये मैंने अल्फा गलत लिखा है, ये लेना था ना, बीटा और गामा इसकी वैल्यू तो मैंने ये निकाल रखी है, इसकी जगह रख दी, माइनस एक माइनस ए प्लस में बीटा गामा बराबर बी, ये उधर चले गए, बीटा गामा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक। आपका आंसर आ गया, ये लीजिए, ये आंसर है। ठीक, जितनी डिटेल से बता दिया है, कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो अगर आप बुद्धिजीवी हो। ठीक है, और मैं मान के चलता हूं आप बुद्धिजीवी है। ये लीजिए, आगे चलते हैं। अब ये आपके पहले 3 चैप्टर के क्वेश्चन मैंने करा दिए, रियल नंबर, पोलिनोमियल, आपका ये क्या नाम बोलते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये करा दी है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के। देखिए, इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इज। आपको ये बताया गया कि एक कोन है आपके पास, एक शंकु है, ऐसा एक शंकु है आपके पास, इस शंकु को एक प्लेन के साथ काट दिया है। प्लेन कैसा होता है, ये जी, इससे इसको काट दिया, आइए काटते हैं, फिर ऐसे काटते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड, एक क्रॉस सेक्शन किया गया बाय अ प्लेन, एक प्लेन के द्वारा, पैरेलल टू द बेस इज अ, इसके बेस के पैरेलल काटा गया। आपसे पूछा है कि कैसा शेप होगा इसका, जो एक कट लगाया है इससे कैसा शेप आएगा। आपको पता है ये जो कट लगेगा ना इसमें, तो यहां पर एक सर्कल बन जाएगा ऐसे, जो ये प्लेन कट लगाएगा तो क्या बनाएगा, एक सर्कल ही तो बनेगा ना, भाई आप समझ सकते हैं ना, तो सर्कल जो बनेगा वही आपका इसका आंसर। भाई जो वो अनुप्रास्थ काट है, जो इसमें कट लगाया है, वो क्या फिगर बनाएगा, वो सर्कल बनाएगा। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कटने के बाद फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, उसने कहा ही नहीं कि काटने से जो दो भाग बने हैं उनमें से एक भाग बताओ कैसा बनेगा, ऐसा तो नहीं बोला उसने। उसने ये बोला है कि ये प्लेन जो काट रहा है इसको, वो कौन सा फिगर बनाएगा, वो आपका सर्कल बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 18.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका सर्कल के बारे में है, दो तीन चीजें बताना चाहूंगा आपको ताकि चीजें आपको सही समझ आए। ये लीजिए, पहले आप एक बात याद रखेंगे, जो आपका सर्कल है अगर मैं इसकी बाउंड्री की लंबाई निकालता हूं तो उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अगर इसकी बाउंड्री के द्वारा जो एरिया घेरा गया है, इस एरिया का, इस अंदर वाले का एरिया निकालूं तो उसको एरिया बोलते हैं। जो इसकी बाउंड्री ने जगह घेरी है उसका क्षेत्रफल निकालूं तो सर्कल का एरिया होता है। इस बाउंड्री की लंबाई निकालूं तो आपकी सरकमफ्रेंस होती है। इसके इसके अंदर एक सेंटर होता है सर्कल के अंदर, अगर मैं उस सेंटर को सरकमफ्रेंस से मिला दूं तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। अगर मैं सेंटर को सरकमफ्रेंस से मिला दूं तो इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक सर्कल में दो रेडियस खींच देता हूं इस तरीके से, अब इस पार्ट को सेक्टर बोलते हैं। जो दो रेडियस ने पार्ट बनाया है उसको हम सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं, क्योंकि दो त्रिज्याओं ने बनाया है, इसका नाम त्रिज्याखंड है। इंग्लिश में इसको सेक्टर बोलते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ ए सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है जी, ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जिसकी रेडियस 16 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 16 सेंटीमीटर, कट आउट बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 18.5 सेंटीमीटर, जिसकी आर्क, ये होती है आर्क, इसको बोलते हैं आर्क, चाप, इसकी चाप की लंबाई 18.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिज्याखंड, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। इस सर्कल की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और इसकी आर्क की लंबाई 18.5 सेंटीमीटर। आपसे इसका एरिया पूछा है। पहले इसकी सरकमफ्रेंस कैसे निकलती है उस पर बात करते हैं। इसकी सरकमफ्रेंस निकलती है 2 पाई आर। 2 पाई आर करेंगे तो इसकी पूरी बाउंड्री की लंबाई निकल जाएगी। अगर मैं 360 से इसको भाग कर दूं, अगर मैं इसको 360 से भाग कर दूं तो इसकी 1 डिग्री की जो त्रिज्याखंड की चाप होगी उसकी लंबाई आ जाएगी। मैं ये बोल रहा हूं यहां पर एंगल होता है मेरा 360 डिग्री का, इस 360 के चारों ओर मेरे सर्कल की बाउंड्री है। अगर मुझे पूरी लंबाई निकालनी है बाउंड्री की तो निकलता है 2 पाई आर। अगर मैं इसको 360 से भाग कर दूं तो 1 डिग्री पर, सिर्फ इस तरीके से 1 मिनट के लिए एज्यूम करो ऐसे, ये एंगल 1 डिग्री का है। 1 डिग्री के एंगल ने जो चाप बनाई है उसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे यहां ये पता नहीं है कि ये दोनों त्रिज्याएं कितने डिग्री का एंगल बना रही है। अगर मैं उसको थीटा मान लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 पाई आर तो निकलती है पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस, लेकिन अगर मैं इसको पाई डिवाइड बाय 360 से मल्टीपल कर दूं तो ये इस आर्क की लंबाई आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखी है 18.5। यहां से इस एंगल का मान निकाल लो। एंगल का मान कैसे निकलेगा, सब कुछ उधर लेके चले जाओ। थीटा इक्वल टू, इसका डेसिमल हटा दिया, 360 ऊपर चला गया, पाई नीचे आ गया, 2 भी नीचे आ गया, 16 भी नीचे आ गया। ये लीजिए जी, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालते, काट दो इसको जितना कटता है, 0 से 0 कैंसिल हो गई है। ठीक है जी, और काट देते हैं इसको 4 से, 4 9 36, सॉरी मैंने गलत बोल दिया भाई, 4 4 ऐसे नहीं, ऐसे काटने में मजा नहीं आएगा, इसको थोड़ा ढंग से काटते हैं। मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं क्या, थोड़ा जल्दी हो जाएगा? नहीं, चलो काट देते हैं। 0 से 0 काट दी, 4 चौके 16, 4 से आ गया 9, बस और नहीं कटेगा। ये आ गया थीटा, आ गया आपका 185 गुणा में 9 डिवाइड में 8 पाई। कुछ नहीं, बस जो मान आया नु का यू रख दिया, कोई खास बात नहीं। अब आपसे इसका एरिया पूछा है, इसका एरिया पूछा है, कैसे निकालो एरिया? पूरे सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसके डिवाइड में 360 कर दूं
तो 1 डिग्री का जो त्रिज्याखंड बनेगा उसका एरिया आ जाएगा बिल्कुल सेम वैसे ही। अगर मैं इसको थीटा से मल्टीपल करता हूं तो ये आपका इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया है पाई आर स्क्वायर। तो इससे पूरे सर्कल का एरिया निकलेगा और इसके साथ थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीपल कर दिया तो उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। अब इस थीटा की वैल्यू है ये रख दो 185 गुणा में 9 बटे में 8 पाई, ये थीटा की वैल्यू है, डिवाइड में 360 है जी। ठीक है, अब आगे उधर पाई है, आर मतलब 16 गुणा 16, हालांकि मैंने पूरा का पूरा ऐसे कैसे रखना चाहिए था तो डायरेक्ट कट जाता, चलिए कोई बात नहीं। पाई से पाई कैंसिल हो गया है जी। ठीक है, और 9 से काट दिया इसको, 9 से इसको काटा, 9 चौका 36, 40 आ गया जी। और 8 से इसको काट दिया, 8 दूनी 16 आ गया। ठीक है जी, और इसको 8 5 40, 8 दूनी 16, फिर 5 से काट दिया इसको, 5 3 15, 5 7 35, 2 दूनी 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है, ये लीजिए। ठीक है जी, पेपर में ऐसे ही करना है, डिस्क्रिप्टिव आता है तो भी ऐसे ही करना है, और एमसीक्यू आता है तो भी ऐसे ही करना है। थोड़ा जल्दी निकालने की आपकी स्पीड होनी चाहिए, मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूं आपको तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ए स्क्वायर सरकम सब्सक्राइब, इसको बोलते हैं सरकम स्क्राइब। सरकम स्क्राइब कहने का मतलब एक स्क्वायर जो है ना वो घेरे हुए है किसको, एक सर्कल। आगे बताया गया है एंड अनदर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब उसके अंदर है, अनदर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल सच दैट वन वर्टेक्स इज एट द पॉइंट of contact. The ratio of the area of the circumscribed and the inscribed squares is, पहले एक बार चित्र बनाता हूं। ये लीजिए, ये बोला गया, पहले ये बताया गया है कि एक स्क्वायर जो है वो एक वृत्त को घेरे हुए, वृत्त के सर्कमस्क्राइब है, सर्कमस्क्राइब मतलब वृत्त के बाहर बना हुआ है। फिर आगे बताया गया है कि एक स्क्वायर इसके वृत्त के अंदर बना हुआ है। लॉन्ग एंड शॉर्ट ये बोल रहा है कि एक वर्ग वृत्त के बाहर बना हुआ है, एक वर्ग वृत्त के अंदर बना हुआ है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। कैसे निकाल लेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इस अंदर वाले स्क्वायर की साइड को मैंने ए मान लिया, सारी साइड इसकी ए है। अब अगर मैं इसका एक डायामीटर खींच लूं तो कोई कष्ट तो नहीं है, ये लीजिए। अगर एक वर्ग है उसका मैंने डायामीटर निकालना है तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और ये निकल जाएगा आपका √2a। आपका एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स को ए माना मैंने, ए मानने के बाद इसका डायामीटर निकालना, ये जो डायामीटर आया है वो कितना आया है, वो डायामीटर आया है ए का स्क्वायर √2a आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने। उसके बाद आप ध्यान देंगे ये जो ये जो आपका डायामीटर आया है ये सर्कल की डायामीटर के बराबर है, जो मैंने डायगोनल निकाला है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कल। इस बात को मानेंगे आप, जो मैंने इस अंदर वाले स्क्वायर का, इसको स्मॉल स्क्वायर बोल देते हैं, जो मैंने अंदर वाले स्क्वायर का आपका डायगोनल निकालना है, डायगोनल, वो डायगोनल जो होगा वो बराबर होगा इस वृत्त के डायमीटर के बाद। ठीक है, अब ये निकालना है मैंने √2a और ये इसका डायमीटर आ गया। आप ध्यान देंगे
जो इस सर्कल का डायामीटर है ना, वो इस बाहर वाले स्केयर की भुजा भी है। कैसे? मैंने ये खींचा, ये जो मैंने येलो लाइन खींची है, किसी और कलर से खींच दूं क्या? जो ये मैंने येलो जो मैंने ये रेड लाइन खींची है, ये इस सर्कल का डायमीटर है, लेकिन साथ में इस बड़े वृत्त, बड़े स्क्वायर की भुजा भी है। अब मैं आगे लिख सकता हूं कि ये जो डी है, ये बड़े स्क्वायर की भुजा भी है। इसका मतलब छोटे स्क्वायर की भुजा, स्मॉल स्क्वायर की जो साइड आ गई है, वो मैंने ए मानी थी, वो मैंने मानी थी ए। और जो बिग स्क्वायर है, उसकी साइड आ गई है √2a। बस यही हमारा लक्ष्य था, दोनों की साइड निकालनी थी। ऊपर वाले का एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर, वर्ग का अक्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। बड़े वाले का एरिया आ जाएगा 2a स्क्वायर, इनका अनुपात करेंगे 2:1 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है जी, बस ये चित्र समझ में आना चाहिए, जो बातें बताई वो समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे है टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। दो सर्कल एक दूसरे को पी पॉइंट पर बाहरी रूप से टच करते हैं, बाह्य रूप से टच करते हैं। ऐसे टच करते हैं, थोड़ा सा और दूर कर देते हैं, ये लीजिए जी, ऐसे टच करते हैं। और किस पॉइंट पे टच करते हैं? पी पॉइंट पे टच करते हैं, यहां पर पी पॉइंट है। आगे बताया गया है ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टचिंग देम रिस्पेक्टिवली एट ए एंड बी। वो ये कह रहा है कि एक इनकी डायरेक्ट टेंजेंट है, एक इनकी डायरेक्ट टेंजेंट है इस तरीके से। वो ए और बी को, दोनों सर्कल को काट रही है, इसको ए पर काट रही है, इसको बी पर काट रही है। ठीक है जी, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। आगे आपसे बताया गया है कि देन पी ए बी निकाल लो, एंगल पी ए बी निकाल लो, एंगल पी ए पी बी, ए पी बी। आपसे ये एंगल पूछा है, ये एंगल बताओ कितना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक रचना करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। और वो रचना हमने ये की है, एक स्पर्श रेखा खींच ली यहां से, एक नई टेंजेंट खींच ली है जो पॉइंट पी से गुजर के जा रही है। ये लीजिए, ये पॉइंट पी है। अब कुछ चीज याद कीजिए, यहां पर इस सर्कल का सेंटर है, यहां पर इस सर्कल का सेंटर है। अब मैं यहां पर इसकी त्रिज्याएं खींच रहा हूं, ये लीजिए। मैंने क्या किया है, यहां से भी दो त्रिज्याएं खींच दी, यहां से भी दो त्रिज्याएं खींच दी। अब थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, ध्यान से समझेंगे। आप ये बताइए, अगर मैं सेंटर से अगर मैं सेंटर से एक टेंजेंट के स्पर्श बिंदु को मिलाता हूं, एक एक वृत्त के एक वृत्त के केंद्र से अगर मैं एक स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाता हूं, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वो इस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। सेम ऐसे ही ये इधर से भी एंगल आपका 90 डिग्री है, केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाएंगे। अब आगे एक बात ध्यान देंगे, ये जो दो आपकी त्रिभुज बनी हुई है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज आपकी समरूप या सर्वांगसम दोनों है। समरूप भी है, सर्वांगसम भी है, प्रूफ कर सकते हो आप, इजीली प्रूफ कर सकते हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है।
ये दोनों एंगल बराबर है। अगर ये टोटल आपका 90 डिग्री था और ये दोनों एंगल बराबर आ गए हैं तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। सेम ऐसे ही ये भी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इधर भी 45 है और इधर भी 45 है। अब आपसे ये एंगल पूछा गया था, ये वाला, तो मैं ये कहूंगा 45 प्लस 45, ये 90 डिग्री है, ये लीजिए। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाएगा, जो जो मैंने आपको बताया है, मैंने एक इस तरीके से टेंजेंट की रचना कर ली है। फिर मैं बोल रहा हूं कि जब सेंटर से आपके टेंजेंट के टच पॉइंट को मिलाया जाता है तो वो 90 डिग्री होता है। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ ए बकेट आर 44 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। अगर वो दो सर्कल बता रहा है किसी आकृति में तो इसका मतलब वो फ्रस्टम है। ऐसी बकेट की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ ए बकेट। एक बकेट है जो इस आकार के, जिसको हम फ्रस्टम बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं हिंदी में, उसके इस सर्कल का डायमीटर आपका 44 है तो रेडियस आधी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। इस सर्कल का डायमीटर 24 है तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इसकी ऊंचाई है। और आपको बताया गया है कि द हाइट ऑफ द बकेट इज 35 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है वो 35 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, आपसे पूछा है द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम बताना है इसका। छिन्नक का, फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकलता है, इसका वॉल्यूम निकलता है 1/3 पाई एच छोटा आर स्क्वेयर बड़ा आर स्क्वेयर प्लस छोटा आर गुणा बड़ा आर। ये आपका फ्रस्टम का वॉल्यूम निकलता है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 पाई का मान 22/7 होता है। दिख रहा है ना सही भाई? हाँ। आपका एच है 35, छोटा आर मतलब ये 144 इसका स्केयर, बड़ा आर मतलब ये इसका स्केयर 484, प्लस में इन दोनों का मल्टीपल 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। ये लीजिए, बस हल कर लो इसको, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन। 7×5 35, 110/3 इंटू, इनको जोड़ लिया, 4 और 4 8 और 4 12। ठीक है जी, 4 और 8 12, 12 और 6 12 और 6 18 और 1 19, एक 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। ये लीजिए, एक बार दोबारा जोड़ लेता हूँ। 4 और 4 4 4 12, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 1 19, 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है जी, अब इनको पूरे को मल्टीपल करके 3 से डिवाइड कर दिया। तीन से डिवाइड करो इसको, 3 3 9, बच गया है एक, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, 0 3 6 18। आगे ऐसे आगे भी बचेगा ये, आगे बचा है 2 3 6 18। ये आ गया जी, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया है। मैं आंसर देख रहा हूं तो लीटर में है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, एक क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर लीटर में बढ़ाना है तो 1000 से डिवाइड करना होता है। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में चेंज लगेगा। 32.7 लीटर आपका आंसर आ गया है। ये आपका आंसर है। कुछ नहीं था, बस फार्मूला लगाना था। आपके पास फ्रस्टम था, उसकी दोनों रेडियस और हाइट दे रखी थी, वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया। ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter of the circle and subscribing circumscribing it and angle ADC equal to 140 degree, then angle BAC is equal to। आपको ये बताया गया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक ऐसी चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर है, एक ऐसी चतुर्भुज जो एक वृत्त के अंदर है। ये लीजिए,
अब पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट ए बी इज अ डायमीटर, डायमीटर मतलब वृत्त का व्यास है, ऑफ ए सर्कल सर्कम सब्सक्राइबिंग एंड इट्स एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये एंगल आपका 140 डिग्री है, ठीक है जी। देन एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये एंगल पूछा है आपसे, ठीक है जी। आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो आपके पास चक्रीय चतुर्भुज होती है उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसके आमने सामने के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 140 है तो ये 40 होगा, एक बात। दूसरा, जो आपका डायामीटर होता है, जो आपका वृत्त का व्यास होता है, वो जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 और 40 है तो ये 50 होगा, और यही एंगल पूछा था आपसे, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल देन द पैरेललोग्राम इज, वो ये बताया गया है कि एक पैरेललोग्राम जो है ना वो एक सर्कल को घेरे हुए है, सर्कल की उसकी जो साइड्स हैं वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है। तो आप ये बताओ वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगी अगर वो एक सर्कल को टच करती है। आइए एक बार चित्र बना लेते हैं इसका। चित्र आपका कुछ ऐसे दिया गया है कि आपका ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। आपसे पूछा है कि अब ये कौन सी टाइप की आपकी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। अगर डायरेक्टली बताऊं आपको तो ये रेक्टेंगल हो जाएगी, लेकिन कैसे हो जाएगी वो बताने की कोशिश करता हूं। क्योंकि इसकी सारी साइड सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है तो उन पॉइंटों को मैं मान रहा हूं पी क्यू आर एस, ठीक है जी। अब एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे, किसी सर्कल में एक बाई ए पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची जाती हैं तो वो आपके स्पर्श बिंदु तक बराबर होती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AP जो है, AP वो बराबर है AS के। साथ में मैं अगर ऊपर चला जाता हूं तो ऐसे ही दो आपकी टेंजेंट यहां खींची जा रही हैं तो मैं बोलूंगा कि आपका DR जो है वो बराबर है DS के। मैंने क्या किया, यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही थी, AP और AS बराबर है, फिर ऊपर देखा DR और DS बराबर है। ऐसे अगर मैं इधर जाता हूं तो PB और BQ बराबर है। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो RC और CQ बराबर है। ये मैंने क्या किया है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगाई है, एक बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब AS और AP बराबर है, PB और BQ बराबर है, CQ और RC बराबर है, DR और DS बराबर, ठीक है जी। अब आप ये बताइए मैं किसको जोड़ूं, किन को जोड़ूं कि दो आपकी ये दोनों रेखाएं बराबर है, ये रेखा और ये रेखा बराबर है। मैंने देखा AP कहां पर है, AP इसमें है, ठीक है जी। PB कहां पर है, यहां पर है। अब इसके साथ क्या है, AS दे रखा है और BQ दे रखा है, BQ दे रखा है। ऐसा करते हैं चारों जोड़ लेते हैं एक बार, इनको जोड़ दिया मैंने, AP BP और BP, तो ये बराबर आ जाएंगे इससे, तो ये तो बराबर ही है ऑलरेडी। चलो लिखते हैं। आप ये बताइए अगर मैं इन चारों इक्वेशन को जोड़ दूं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, तो क्या होने वाला है, AP और PB जोड़ू, AP और PB AB बन जाएगी, प्लस DR और RC जोड़ू, DR और RC तो DC हो जाएगा, AS और DS जोड़ू तो AD हो जाएगा, BQ और CQ जोड़ू तो BC हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि AB DC के बराबर है और AD BC के बराबर है।
समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये ऑलरेडी बराबर है। अब यहां मुझे पता चला कि ए बी और डी सी बराबर है, ये दोनों बराबर है, ए बी और डी सी दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं 2 गुणा ए बी, क्या ही फर्क पड़ेगा जब ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही अगर मैं इस तरफ आता हूं तो मुझे पता चला कि ए डी और बी सी दोनों बराबर हैं, ए डी और बी सी दोनों बराबर हैं, ए डी बी सी दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, मैं लिख सकता हूं 2 गुणा बी सी। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इन चारों इक्वेशन को जोड़ा, जोड़ के मुझे पता चला कि ए बी प्लस डी सी बराबर है ए डी प्लस बी सी। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो मुझे ये पता है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो किसी एक को लिखकर मैं उसको 2 से गुणा कर सकता हूं। ये कैसे, अगर 3 प्लस 3 लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 3 लिखकर इसको 2 के साथ गुणा कर दूं, आंसर वही आएगा। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ किया, दोनों भुजाएं बराबर थी, एक भुजा लिखी 2 से गुणा कर दिया, दोनों भुजाएं बराबर थी, एक भुजा लिखी 2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो मुझे पता चला ए बी जो है वो बी सी के भी बराबर है। अगर ए बी बी सी के बराबर है, ये भुजा इसके तो बराबर थी ही, इसके बराबर भी आ गई। अगर इसके बराबर भी आ गई तो चारों भुजाएं बराबर होगी है। अगर चारों भुजाएं बराबर होगी है तो ये रोम्बस होगी, मैंने गलत लगा दिया था वैसे, ये रोम्बस होगी है, सम चतुर्भुज होगी है। ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं रोम्बस सम चतुर्भुज। तो आपका आंसर आ गया है। समझाने का तरीका सिंपल, चारों इक्वेशन को जोड़ दिया, जोड़ के पता चला ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ऐसे ही ये भुजा इस भुजा के बराबर आ जाएगी और आपस में ये आमने सामने की बराबर है, तो चारों भुजा बराबर होते ही वो रोम्बस हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। टाइम कितना हो गया है भाई, टाइम वैसे 1.5 घंटा हो गया है भाई। ऐसा करते हैं, इसको यहीं रोकते हैं। ऐसे अगर मैं पढ़ाता रहूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। इसको पार्ट्स में लेके आएंगे क्योंकि ऐसे पूरा पेपर एक साथ कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों, ये एज इट इज पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन दबा लेना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट सिलेबस सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र बैच, मेरे ऐप मैथ्स विद राकेश छोकर पर। थैंक यू दोस्तों।